Namaskar. Continuing with my lecture series, this is lecture number 4. Here we would be talking about marketing environment and what is the importance of studying marketing environment for the marketeers. देखिए मार्केटिंग का एनवायरनमेंट समझना मार्केटर्स के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मार्केटिंग एक बिज़नेस का पार्ट है। ओके, और एक बिजनेस जो है वो एनवायरनमेंट के अंदर एग्जिस्ट करता है, आइसोलेशन में काम नहीं करता। बिजनेस एनवायरनमेंट से इनपुट्स ड्रॉ करता है और उससे आउटपुट्स एनवायरनमेंट को ही देता है। सो अगर एक बिजनेस एक एनवायरनमेंट का पार्ट है तो ऑब्वियसली मार्केटिंग विल ऑल्सो हैव एन एनवायरनमेंट, एंड this environment is very important for marketers because I told you earlier also that marketing is one area which is interface with the customers, so it is more exposed to the environment, and that is why many of the decisions of business as well as marketing are impacted by the environment that is surrounding business and marketing, right? So business और marketing को जो environment surround करता है वो किस तरह ऑपरेट करता है और वो बहुत डायनामिक है, वो चेंज होता रहता है। इसलिए मार्केटिंग के डिसीजंस भी एनवायरनमेंट के हिसाब से लिए जाते हैं और एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट मार्केटिंग डिसीजंस और उनकी स्ट्रैटेजीज पे बहुत ज़्यादा रहता है। सो दैट इज़ व्हाई मार्केटिंग इज डिसीजंस आर वेरी मच impacted by the environment by with it is surrounded. So what is marketing environment? A marketing environment of a company means the actors and the forces which are outside the marketing, but they impact management's ability to build a successful strategy and to maintain successful relationships with target customers, partners, and other stakeholders. Now, what it means is हमारा जो एनवायरनमेंट है मार्केटिंग का वो किससे देर आर सर्टन फोर्सेस विच आर एक्टिंग outside environment, outside marketing, but they affect what? Management's ability to build a successful strategy. So, management's ability as well as marketers' ability to build a successful marketing strategy. And उसके अलावा सक्सेसफुल रिलेशनशिप्स हम भी टारगेट ऑडियंस के साथ तभी बना पाते हैं अगर हमने अपना एनवायरनमेंट को अच्छे से समझा हो। अगर हम एनवायरनमेंट के इन जो भी एलिमेंट्स हैं उनको अच्छे से जाना हो, उनके इम्पैक्ट्स को समझा हो, तो ही हम अच्छे रिलेशनशिप भी डेवलप कर सकते हैं विद आवर टारगेट कस्टमर्स, हमारे पार्टनर्स मीन्स इंटरमीडियरीज, और बाकी सब स्टेक होल्डर्स जो हमारे बिजनेस के अंदर होते हैं, जो बिजनेस से जुड़े हैं, उन सब के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने में मदद मिलती है और एक सक्सेसफुल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाने में मदद मिलती है अगर हम अपना मार्केटिंग एनवायरनमेंट अच्छे से समझते हैं और उसके हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजीज और डिसीजंस लेते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू व्हाई मार्केटिंग एनवायरनमेंट नीड्स टू बी स्टडीड, इसलिए ज़रूरत है क्योंकि एक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होता है एनवायरनमेंट के साथ, एक एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज होता है, जैसे मैंने आपको बताया इनपुट्स लेते हैं, आउटपुट्स देते हैं। इंफॉर्मेशन एनवायरनमेंट से आती है, इंफॉर्मेशन एनवायरनमेंट में जाती है। इसी तरह एक्सचेंज ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ पावर, एक्सचेंज ऑफ इन्फ्लुएंस एंड पावर भी रहता है। सो इन एक्सचेंजेस की वजह से हमें ज़रूरत है मार्केटिंग एनवायरनमेंट को पढ़ने की, और एज अ मार्केटियर आपको बहुत ज़रूरत होती है अंडरस्टैंड करना कि हमारा एनवायरनमेंट किस तरीके से बना है। अब टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट जान लेते हैं जिससे मार्केटिंग घिरा हुआ है। वो मार्केटिंग एनवायरनमेंट दो तरह के होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट होता है जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एग्जिस्ट करता है, राइट, और वो कंट्रोलेबल होता है। और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वो होता है जो एक्सटर्नल टू द ऑर्गेनाइजेशन होता है और वो हमारे ज़्यादातर नॉन कंट्रोलेबल होता है, हमारे आई मीन कंपनीज के कंट्रोल के अंदर नहीं होता। और उसके आगे आता है माइक्रो एनवायरनमेंट विच इज़ वेरी इमीडिएट टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एंड मैक्रो एनवायरनमेंट जो थोड़ा रिमोट होता है बट कंट्रोल बहुत करता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन को अंदर। सो इसका मतलब ये है कि दो तरह के एनवायरनमेंट है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और एक ऑर्गेनाइजेशन के बाहर, एंड उसके आगे दो टाइप्स हैं, माइक्रो एंड मैक्रो। Now, this can be depicted in the form of a picture also, or a diagram also, wherein this is the organization and the environment here is internal. This is micro, which is very near to the uh, organization, and it impacts the organization
इट गिव्स एन इमीडिएट इम्पैक्ट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन. सो ये ऑर्गेनाइजेशन के बहुत क्लोज रहता है और ऑर्गेनाइजेशन पे जल्दी ही इम्पैक्ट डाल देता है. और इसी तरह एक मैक्रो एनवायरनमेंट है, वो रिमोट है, और ये एनवायरनमेंट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है, लेकिन ये इम्पैक्ट भी बहुत, इसका भी बहुत तेज होता है. सो ये वाला एनवायरनमेंट इज लिटिल कंट्रोलेबल, एंड दीज टू आर मेजरली not controllable, but that is why we need to study them and accordingly make our strategies. इसीलिए क्योंकि एनवायरनमेंट हम पे असर डालते हैं और कई बार नॉन कंट्रोलेबल होते हैं, तो हमें अपने आप को इनके हिसाब से ढालना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है. सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट, जो कि मार्केटिंग का अंदर का एनवायरनमेंट है. वो किससे बनता है? उसके फंक्शनल एरियाज, वही हो गया प्रोडक्शन, एचआर, पहले भी बात की है. प्रोडक्शन, एचआर, मार्केटिंग, और मार्केटिंग, इन सब एरियाज के इम्पैक्ट एक दूसरे पे पड़ते हैं. ये इन सारे एरियाज को एक दूसरे की कोऑर्डिनेशन में काम करना होता है. ठीक है. सो ऑब्वियसली एक डिपार्टमेंट का असर दूसरे पे होगा. इसके एग्जांपल्स मैंने पिछले वीडियोस में भी आपको दे रखी हैं कि अगर एक एड बनानी है तो वी वुड लाइक टू नो हाउ मच फाइनेंसेस आर अवेलेबल विद अस सो दैट वी कैन मेक अ प्रॉपर एड, राइट. सो सिमिलरली मैनेजमेंट पॉलिसीज जो बनती हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनका बहुत असर होता है मार्केटिंग पॉलिसीज पे, राइट. सो मार्केटर क्या करना चाहता है, वो क्या करना चाहता है, वो ये इस बात पे भी बहुत डिपेंड करता है कि मैनेजमेंट की पॉलिसीज कैसी हैं, क्या मैनेजमेंट इस चीज़ को अलाउ करती है जो वो मार्केटर करना चाहता है या नहीं. Resource availability is another thing which puts a lot of impact on the decisions of the marketer. मार्केटर के डिसीजन के ऊपर रिसोर्स कितना है हमारे पास, इस चीज का भी बहुत असर रहता है. Then comes on the employees, what are the behaviors, what are the capabilities, what are the performances of the employees. क्योंकि as a marketer इन सब का असर आपके मार्केटिंग की जितनी भी एक्टिविटीज हैं उन पे असर होगा. Similarly, culture and climate within the organization, what type of culture exists, what type of climate exists, that also puts an impact on the work, the way the work is done, the productivity, and of course on marketing as well. So ये internal होता है और ये काफी हद तक एक organization के control में रहता है. But in this lecture, we would not be focusing in detail on this internal environment, but we would be focusing in depth on external environment, जिसको माइक्रो और मैक्रो एनवायरनमेंट कहा जाता है. हम मेजरली इन इसको डिस्कस करेंगे अपने इस लेक्चर के अंदर. Now, when you talk of external environment, what do you mean by external environment is when you try to understand the environment which is away from the organization, but surrounds the organization. Then and it implies that we need to identify कि उस environment में क्या हमारे लिए threats हैं और क्या opportunities हैं. और ये भी involve करता है कि हम उसके various forces in that environment को हम understand करें, जो कि हमारे मार्केटिंग डिसीजन पे असर डालते हैं. दैट मीन्स इसके दो एस्पेक्ट हो गए. एक तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एनालाइज करना, देखना कि उस एनवायरनमेंट के अंदर से हमें क्या थ्रेट्स और क्या अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं. वो थ्रेट्स जो मिल रहे हैं उनके लिए तैयार रहना, और जो अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं उनको ग्रैब करना. लेकिन इस लेक्चर में वी विल बी टॉकिंग अबाउट हाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड द वेरियस फोर्सेज. जो एनवायरनमेंट के अंदर बड़े सारे फोर्सेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनको अंडरस्टैंड करना और उनका कैसे हमारे डिसीजंस पे इम्पैक्ट कर पड़ता है और हमें कैसे तैयार रहना पड़ता है. वी विल बी फोकसिंग ऑन दिस पोर्शन. We will not be talking about SWOTs and understanding and analyzing environment, but we will only be talking about understanding the various sources that may affect the marketing decisions. बड़े सारे forces कौन से हैं, बड़े सारे actors कौन से हैं? They can be socio-economic, they can be competition from the competitors, they can be technological upgradations and advancements, they can be government की policies का change, और suppliers किस तरह के हैं, क्या कितनी मुश्किल हमें सप्लायर्स के साथ आती है, कितनी कन्वीनियंस हमारे सप्लायर्स के साथ है. ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं एंड वी विल बी डिस्कसिंग देम नाउ वन बाय वन. From the external, if we see, I have told you in external environment we have two types of environment, micro and macro. So uska micro part we will discuss first. What is micro environment? Micro environment is the actor and the forces that are close to the company. जो actors और जो forces कंपनी के बहुत immediate होते हैं, बहुत पास में होते हैं, उनको माइक्रो में कंसिडर किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, यू हैव मार्केट डिमांड, suppliers, competitors, intermediaries, customers, and publics. Now, coming on to market oblique demand. What does it mean? इसका मतलब ये है
कि हमारे मार्केट के अंदर डिमांड कैसी है, नेचर एंड साइज़ ऑफ डिमांड क्या है, पैटर्न ऑफ कंज़म्पशन क्या है, बाइंग हैबिट्स क्या हैं, कितनी सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं, ये सारी चीज़ें हमारे मार्केटिंग पे असर डालती हैं। अगर बहुत सारे सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हैं, तो हमें कुछ ऐसी चीज़ बनानी पड़ेगी जो उन सब्स्टिट्यूट्स को बीट कर पाए। सो मार्केट किस तरीके की है हमारी जिसमें हम जाना चाहते हैं और उसमें डिमांड किस तरह की एग्ज़िस्ट करती है, ये भी अंडरस्टैंड करना एक मार्केटर के बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट उसकी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ पे पड़ सकता है। कमिंग ऑन टू द सप्लायर, हु इज अ सप्लायर? सप्लायर वो है जो प्रोवाइडर ऑफ इनपुट और रॉ मटेरियल्स है। जो हमें रॉ मटेरियल्स देता है प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, उसको हम सप्लायर बोलते हैं। एक कंपनी को एफिशिएंटली काम करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसका सप्लाई चेन मैनेजमेंट बहुत परफेक्ट हो। उसका प्रोडक्शन से लेके कंजम्पशन तक जितना भी फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, रॉ मटेरियल से लेके फिनिश्ड गुड तक, वो अनइंटरप्टेड होना चाहिए। सो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी सप्लाईज़ भी अनइंटरप्टेड हो। इसीलिए अगर सप्लायर के साथ कोई प्रॉब्लम आ जाता है या सप्लायर के साथ कुछ दिक्कत आ जाती है, देन इट कैन इम्पैक्ट आवर कॉस्ट, आवर क्वालिटी एंड आवर कंसिस्टेंसी। हमारी कंसिस्टेंसी नहीं बन पाएगी, हम टाइमली प्रोडक्ट नहीं दे पाएँगे, सो उससे हमारे को परेशानी हो सकती है। इसलिए सप्लायर्स के बारे में अंडरस्टैंड करना, वो कैसे वर्क करते हैं, उनका क्या इम्पैक्ट है, उनको क्लोज़ली मॉनिटर करना, सप्लाइज़ ढंग से आ रही हैं कि नहीं आ रही, ये समझना, और अपने सप्लायर्स को पार्टनर्स की तरह ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। सो इन आवर एनवायरनमेंट वी आल्सो नीड टू अंडरस्टैंड द सप्लायर्स। नेक्स्ट इज़ द कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर भी हमारे माइक्रो एनवायरनमेंट का एक पार्ट है, जिसके अंदर व्हाट वी डू इज़ वी स्टडी एंड एनालाइज द बिहेवियर ऑफ द कॉम्पिटिटर्स। अब हम अपने कॉम्पिटिटर्स को भी हमें स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारे एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करते हैं और हमें कॉम्पिटिशन देते हैं। सो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ हों, बहुत ही कॉम्पिटिटिव हों, हमारा प्राइसिंग बहुत कॉम्पिटिटिव हो, हमारे प्रोडक्ट के फीचर्स बहुत डिस्टिंक्ट हों ताकि कॉम्पिटिटर को फेस कर सकें। पैकेजिंग, क्वालिटी, आफ्टर सेल सर्विसेज़, सब चीज़ों को इस तरह से बनाया जाए कि हम कॉम्पिटिटर्स को बीट कर सकें। बट वी हैव टू टेक इनटू अकाउंट आवर ओन रिसोर्सेज़ एंड ऑब्जेक्टिव्स आल्सो। उनको ध्यान में रखते हुए हमें अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज़ कॉम्पिटिटर्स को भी ध्यान में रखते हुए स्ट्रैटेजाइज करनी, राइट? सो दैट मीन्स यहाँ पे हमारा कोर कॉम्पिटेंस अगर कोई है, अगर हम किसी चीज़ में बहुत एक्सेल करते हैं, वो काम कर जाता है, वो हमारे लिए फ़ायदा कर जाता है। आई विल नॉट डेल्व इनटू टू डिटेल अबाउट कोर कॉम्पिटेंस। नाउ आई एम कमिंग ऑन टू द मार्केटिंग इंटरमीडियरीज। नाउ मार्केटिंग इंटरमीडियरीज में क्या है कि फॉर कोऑपरेटिव बिहेवियर फ्रॉम, अब जैसे हमने सप्लायर से को स्टडी करा और देखा कि उनका हमारे साथ कंसिस्टेंट रहना, उनके साथ हमारी अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहना ज़रूरी है। इसी तरह मार्केट इंटरमीडियरीज जो कि हमारे रिटेलर्स, होलसेलर, अगर हम किसी चेन को फॉलो कर रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट किसी चेन के थ्रू ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, देन वी नीड टू हैव गुड रिलेशंस विद आवर मार्केटिंग इंटरमीडियरीज। उनके साथ हमारा बिहेवियर कोऑपरेटिव होना, उनको अंडरस्टैंड करना, उनके साथ भी पार्टनर करना, सिमिलरली द वे वी डिड विद सप्लायर्स। सो बिकॉज़ half supply chain is related to supplier, the other half chain related is with marketing intermediaries. So we should be able to understand what type of intermediaries are we going to use and how will they impact our marketing decisions. So उनको ध्यान रखते हुए हमें अपनी डिसीजंस रिलेटेड टू मार्केटिंग इंटरमीडियरीज लेने हैं, और स्ट्रॉन्ग इंटरमीडियरीज अगर आप में होंगे तो काफ़ी हद तक वो आपके डिसीजंस को इम्पैक्ट डाल सकते हैं। देन कमिंग ऑन टू द कस्टमर्स। इस कस्टमर्स के केस में क्या मॉनिटर करने की ज़रूरत है कि हमारी मार्केट का साइज़ क्या रहेगा, हमारे कितने कस्टमर्स रहेंगे, कस्टमर्स के नीड्स क्या हैं, लाइफस्टाइल क्या अपनाते हैं, बाइंग बिहेवियर क्या है उनका, परचेजिंग पावर कितनी है उनके पास, इन सब चीज़ों का ट्रैक रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर मार्केट टाइप का और हर कंज्यूमर का डिफरेंट एक मेकअप होता है, डिफरेंट एक तरीका होता है, उनके स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। So the company can hope to grab profitable opportunities in case they find that there are in some markets. So इसलिए customers को understand करना भी बहुत ज़रूरी है in case of marketing and micro environment. Then coming on to the publics. Now publics
A company can also be impacted by various publics which are there existing in environment and operating very very forcefully. ये कौन लोग होते हैं? ये होते हैं जैसे फाइनेंशियल पब्लिक, एक्शन पब्लिक, लोकल पब्लिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल आपके कंज्यूमरिस्ट, आपके एनवायरमेंटलिस्ट, दे आर दे कैन बी आर नेबरहुड ऑल्सो, दे कैन बी द एनजीओज ऑल्सो, दे कैन बी द पब्लिक एट लार्ज ऑल्सो। सो वो लोग जो हमारे पे कोई ना कोई प्रेशर बनाए रखते हैं। सो इनके प्रेशर से क्या होता है, हमारे डिसीजन इम्पैक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, जब तक एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट्स नहीं बन रहे थे तो एनवायरमेंटलिस्ट का काफ़ी प्रेशर रहता था, और धीरे धीरे ऑल द कंपनीज आर नाउ थिंकिंग ऑफ प्रोड्यूसिंग, ऑलरेडी प्रोड्यूसिंग एंड थिंकिंग ऑफ प्रोड्यूसिंग इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए सेफ हैं। सो इनके प्रेशर से भी हमारी चेंज इन प्रोडक्ट्स हो जाता है, हमारी चेंज इन स्ट्रैटेजीज हो जाते हैं, हमारे प्रोसेसेस बदलने पड़ जाते हैं हमें। सो ये सब भी हमारे पे असर डालते हैं एज मार्केटियर्स। सो कंज्यूमर मूवमेंट्स, अवेयरनेस कैंपेन्स, जिनकी डिमांड रहती है कि इकोलॉजिकल सेफ प्रोडक्ट्स बनाएं, एथिकल और सोशली रिस्पॉन्सिबल बिजनेस प्रैक्टिसेस को परसू करें, ये सब चीज़ें भी हमारे पे असर डालती हैं। सो दीज ऑल फोर्सेस फॉर्म द माइक्रो एनवायरनमेंट। एंड अभी मैंने आपको बताया कि ये सब कैसे आपके ऊपर हमेशा प्रेशर बनाए रखते हैं। इसीलिए एक मार्केटर को इनको समझ के, इनको अंडरस्टैंड करके, बार-बार अपनी स्ट्रैटेजीज़ को स्टडी करके चलना पड़ता है, और इसको दैट इज़ व्हाई ही नीड्स टू अंडरस्टैंड द माइक्रो एनवायरनमेंट। कमिंग ऑन टू द मैक्रो एनवायरनमेंट। मैक्रो एनवायरनमेंट क्या है? मैक्रो एनवायरनमेंट आर द लार्ज societal forces that affect the micro, that affect the micro environment also, and the organization also. I'm sorry, it should be an organization. So the large forces that affect the organization are the macro forces. अब मैक्रो फोर्सेस में क्या क्या आते हैं? डेमोग्राफिक फोर्सेस, इकोनॉमिक फोर्सेस, टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस, पॉलिटिकल लीगल फोर्सेस, नेचुरल एंड कल्चरल फोर्सेस। अब ये क्या है, हम ये अंडरस्टैंड करते हैं। डेमोग्राफिक फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं which make up the human population in terms of their characteristics such as numbers, age, gender, growth, occupation and literacy level and so on. So ये सारे डेमोग्राफिक्स हर मार्केट के अंदर होते हैं। उन डेमोग्राफिक्स को सर्च करके, उनको स्टडी करके, उसी हिसाब से मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बनती हैं। फॉर एग्जांपल, एक अगर आप मार्केट में एंटर करते हैं तो आपको अगर जानना है कि हाउ व्हाट इज द ग्रोइंग मिडिल क्लास, what is the growing segment of youth, what is the growing class of rural consumers, so ये सब जो है आपके लिए जानकारी इसकी बहुत ज़रूरी है। Coming on to the economic factors, understanding the macro trends that emerge from the macro view of the marketplace. इकोनॉमिक ट्रेंड्स में हमें मैक्रो ट्रेंड्स, माइक्रो ट्रेंड्स रिलेटेड टू इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव have to be studied. From a macro angle, it has to be the whole market or the industry or the whole of nation. And from micro perspective, it is the consumer income, right? So the overall state, ये सब अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि ऑन एन एवरेज इनकम क्या रहती है कंज्यूमर की, नेशनल इनकम क्या है, लोगों के पास परचेजिंग पावर कितना है, ये सब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर आता है। Then we also have to understand that how the overall state of economy keeps on fluctuating because of certain market forces, and they also follow pattern of prosperity, recession, depression and recovery. So ये सब चीज़ें भी understand करनी बहुत ज़रूरी होती हैं एक marketer के लिए। So from a macro perspective, understanding the whole economy as a whole, and from micro perspective, understanding the consumer income is also important. That is his ability to pay for goods and services. So एक कस्टमर की माइक्रो लेवल पे ये जानना कि उसकी कैपेबिलिटी टू पे क्या है, और एक नेशनल लेवल पे ये जानना कि पूरी कंट्री की इकोनॉमिक हालत क्या है। सो उसको जानना एक मार्केटर के लिए बहुत ज़रूरी होता है, अगर वो किसी कंट्री में एंटर करना चाह रहा है या वो किसी जिस भी कंट्री में वो ऑपरेट कर रहा है। सो इनसे उसके कंज्यूमर्स के परचेज डिसीजन पे असर होता है। सो ये जानना बहुत ज़रूरी है। Coming on to the technological factors, technological environment is the most dynamic one. We see that the technological changes are occurring at a very, very fast pace. बहुत जल्दी जल्दी टेक्नोलॉजी बदलती है, और सबसे ज़्यादा शॉर्ट प्रोडक्ट लाइफ साइकिल किन गुड्स का होता है? इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का। बड़ी फास्ट पेस से मूव करते हैं, और बहुत फास्ट पेस पे चीज़ें बदलती हैं एज फार एज टेक्नोलॉजी इज कंसर्न। इसीलिए दिस इज़ द
factor which keeps the marketer at toe, on their toes. बार बार चेंजेस, बार बार कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आने की वजह से कुछ ना कुछ प्रेशर्स बने ही रहते हैं कि हम भी अपने आप को टेक्नोलॉजिकली अपग्रेडेड रखें. सो ये बहुत ही ज़्यादा डायनेमिक और बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुल एनवायरनमेंट है, और हर लेवल, और बहुत ही, क्योंकि बार बार चेंज होता है, तो बहुत ही ज़रूरी है कि इसका ये जाना जाए कि इसके अंदर है क्या. सो ये टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है, और इसमें ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि टेक्नोलॉजी कितना चेंज ला रही है और क्या चेंज ला रही है. देन कमिंग ऑन टू द पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट. पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट के अंदर वी नीड टू स्टडी द पॉलिटिकल मेकअप ऑफ अ कंट्री. द मार्केटर्स वुड love to, be in a country where there is political stability. So it is very important to understand the political legal system of a country which is in the interest of business, customers and society. So political forces और legal framework of laws and regulations जो रहते हैं कंट्री के अंदर, वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं और लिमिट करते हैं मार्केटिंग के डिसीजंस को. और इसीलिए उनकी स्ट्रैटेजीज को उनके कंपैटिबल बनाने के लिए इस पूरे लीगल स्ट्रक्चर और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को पढ़ना, बहुत अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है. सो बिजनेसेस ऑब्वियसली वांट दैट वेयर एवर दे ऑपरेट इट शुड बी पॉलिटिकली स्टेबल एंड लीगली कंपैटिबल. तो इसलिए ये एनवायरनमेंट जानना भी बहुत ज़रूरी. बहुत सारे लॉज, बहुत सारे रेगुलेशंस डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए पास किए जाते हैं, डिफरेंट इंडस्ट्री के लिए पास किए जाते हैं. एंड डेफिनेटली उन सबको जानना, जिस भी प्रोडक्ट में एक मार्केटर डील कर रहा है उससे रिलेटेड लीगल एस्पेक्ट्स को जानना, और जिस भी मार्केटिंग में ऑपरेट कर रहा है, जिस कंट्री में वो ऑपरेट कर रहा है, उसका पॉलिटिकल सारा सेटअप को अंडरस्टैंड करना, फ्रेमवर्क को अंडरस्टैंड करना एक मार्केटर के लिए बहुत ज़रूरी है. कमिंग ऑन टू द नेचुरल एनवायरनमेंट. नेचुरल एनवायरनमेंट is where when the natural we actually use the natural resources as in marketing and in making products. So organizations natural resources को बड़ी rampantly use करते रहे हैं, लेकिन अब वो wasteful or reckless behavior is no more acceptable. We have to talk in terms of preservation, conservation. So marketers को ये realize करना बहुत ज़रूरी है और उनको अपने efforts इसी तरफ direct करने की ज़रूरत है. So environmentalists जो मैंने already बात की, consumerists इनके pressures, they might they have already and they will of course in future also grow a lot. Now coming on to the last one, that is the cultural factor. Cultural factor वो factor है जो culture से related है. जब आप प्रोडक्ट्स और सर्विसेज एक कंट्री में बना रहे हैं या एक सोसाइटी में बना रहे हैं, तो उसके कल्चरल फैक्टर्स के बारे में भी एक मार्केटर को अवेयर रहना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कल्चरल फैक्टर मीन्स the way the people live, the languages they use, the habits they have, their purchasing habits, all these things. I mean, their lifestyle, their way of living, everything puts an impact on what they will buy. So that is why, and culturally how they behave. So that behavior and culturally whatever is acceptable has to be taken into consideration whenever product is marketed or produced, right? So इसलिए एक marketer को कल्चर अंडरस्टैंड करना, कि लोग वहाँ के किसी जगह के जो भी उसकी टारगेट ऑडियंस है या जो भी उसकी मार्केट है, उसके जो उसके जितने भी यू नो उसके जितने भी व्हाट आई से ऑडियंस है, उसका कल्चरल मेकअप क्या है, वो किस तरह से रहना चाहते हैं, उनकी क्या परचेजिंग हैबिट्स हैं, उनका वे ऑफ लिविंग क्या है, ये सब जानना और उस हिसाब से अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को बनाना या प्रोडक्ट्स को बनाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओनली देन द प्रोडक्ट्स यूज विल बी मोर एक्सेप्टेबल टू द कंज्यूमर्स, राइट? सो आज के इस लेक्चर में हमने ये जाना कि एक एनवायरनमेंट जो है वो कैसे इम्पैक्ट करता है और क्यों एक मार्केटर को एनवायरनमेंट को समझना और जानना बहुत ज़रूरी है. और अगर वो इस एनवायरनमेंट को समझ के और जान के अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को सेल करने की कोशिश करता है, अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज उस डिसीजंस और स्ट्रैटेजीज उस तरीके से डिवाइस करता है, तो इट इज़ वेरी लाइकली दैट ही विल बी सक्सेसफुल इन ऑल हिज मार्केटिंग एंडेवर्स. सो इसके साथ ही आज का लेक्चर मैं ख़त्म करती हूँ. आज मैं एक क्वेश्चन आपको पूछना चाहूँगी और उसका आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं. अगर एक मार्केटर को एक इंटरनेशनल मार्केट के अंदर एंटर करना है, तो कौन से मैक्रो एनवायरनमेंट फैक्टर्स वुड बी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर हिम और हर टू स्टडी एंड टेक केयर ऑफ? Okay, so with that question, I end up my lecture for today. Be happy, stay happy,
and spread good vibes. Bye.